नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की तमाम खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आकांक्षा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। फिर उठी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, लागू करने की मांग। 9 मई को सोशल मीडिया पर किसान चलाएंगे अभियान। 5 मई को चला चुके हैं किसान कर्जा मुक्ति अभियान। पूंजीपतियों के राइट ऑफ किए गए कर्ज को लेकर बड़ा खुलासा। 2015-2019 के बीच बट्टे खाते में डाले गए 4,42,000 करोड़ रुपए, केवल 45 करोड़ रुपए की ही हुई वसूली। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने में पंजाब है सबसे आगे। अब तक खरीदा 104 टन से ज्यादा गेहूं। यूपी पिछड़ा, अब तक खरीद पाया केवल 10 लाख टन गेहूं। और राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में सक्रिय हुआ टिड्डियों का दल। टिड्डी नियंत्रण के सरकारी उपायों पर उठ रहे सवाल। कृषि पर्यवेक्षक की कमी से आ रही है समस्या। किसानों ने कर्जा मुक्ति के साथ साथ अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की भी मांग शुरू कर दी है। इसके लिए 9 मई को शाम 4 बजे से सोशल मीडिया पर अभियान चलाने का ऐलान किया गया है। किसानों और उनके संगठनों ने लोगों से #इम्प्लीमेंट स्वामीनाथन रिपोर्ट के साथ सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने की अपील की है। किसानों के मुताबिक सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों की MSP तय करने के दावे कर रही है, लेकिन इसमें फसलों की लागत निकालने का फॉर्मूला वो नहीं है जो स्वामीनाथन आयोग ने बताया है। सरकार के फॉर्मूले में फसल की संपूर्ण लागत शामिल नहीं होती है। इससे पहले आपको बता दें, 5 मई को किसानों ने #किसान कर्जा मुक्ति के साथ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था, जो कुछ ही मिनट में टॉप ट्रेंड बन गया था। वहीं केंद्र सरकार ने 7 मई तक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 126 लाख टन गेहूं खरीदे जाने का दावा किया है। इस साल 400 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। लॉकडाउन से मजदूर और ट्रांसपोर्ट की कमी के बावजूद पंजाब में अब तक 104 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। यहां सरकार ने इस साल 135 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद हरियाणा का नंबर है। यहां अब तक 56 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। यहां 75 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 48 लाख टन गेहूं की खरीदी हो पाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद सुस्त बनी हुई है। यहां 55 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले अभी तक केवल 10 लाख टन गेहूं ही खरीदा जा सका है। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। भूपेश बघेल सरकार ने 19 लाख किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत MSP की राशि का भुगतान करेगी। इसके लिए सरकार 6,000 करोड़ की राशि उनके खाते में जमा कराएगी। दरअसल भूपेश सरकार ने प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि वो धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2500 रुपए का भुगतान करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिलने की वजह से प्रदेश में किसानों से धान 1,815 रुपए में ही खरीदा गया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया था कि प्रदेश के सरकार अंतर की राशि किसानों को हर हाल में देगी। अपने उसी वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी न्याय योजना का प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसके तहत अब प्रदेश के किसानों को अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को जो शेष 685 रुपया प्रति क्विंटल की हिसाब से उनके खाते में राशि दिया जाएगा। मतलब पूरा 2500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को धान की कीमत दी जाएगी, और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई है। और मैंने पहले ही कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है, इसी मई माह में ये राशि किसानों के खाते में जाना प्रारंभ हो जाएगा। 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डालने पर विवाद के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। अंग्रेजी अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक RTI से ये बात सामने आई है कि बैंक बट्टे खाते में डाले जाने वाले कर्ज का केवल 10% हिस्सा ही वसूल कर पाते हैं। यानी बट्टे खाते में डाली गई 90% कर्ज की रकम कभी वापस ही नहीं आती। बैंकों ने
साल 2015-16 से 2018-19 के बीच कर्ज के 4,32,584 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए, लेकिन इसमें से केवल 45,659 करोड़ रुपए ही वापस आ सके। यानी बट्टे खाते में गई रकम या रिकवरी रेट करीब 10% है। इसी बात को लेकर किसान भी अपना कर्ज बट्टे खाते में डालने या उसे माफ करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए 5 मई को सोशल मीडिया पर किसान कर्जा मुक्ति के लिए अभियान भी चला चुके हैं। इस पर सफाई देते हुए केंद्र सरकार का कहना है कि ये कर्ज माफी नहीं है। हालांकि अकाउंटिंग की भाषा में समझे तो बट्टे खाते में कर्ज की वो रकम डाली जाती है जिसके वापस आने की उम्मीद बेहद कम हो जाती है। इस पूरे मुद्दे पर किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र से फोन पर बात की है स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका एरन ने। आइए सुनते हैं और इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पुष्पेंद्र जी, ये बताएं, अब जो ताजा फिगर जो आरटीआई के जरिए सामने आई है कि जो कॉर्पोरेट्स के बट्टे खाते में जो राइट ऑफ कर दिया जाता है, जो एनपीएस बन जाते हैं, उससे जो वसूली है वो पहले जहां 15 से 20% का एक फिगर था वो अब घटकर 10% रह गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए अनिका जी, वास्तविकता तो ये है कि ये जो राइट ऑफ का खेल है ये वास्तव में वेव ऑफ का ही एक रूप है। पहले उसको राइट ऑफ किया जाता है, जब कोई शोर मचाता है तो उसको कह दिया जाता है कि ये केवल हमने एंट्री चेंज की है, इसकी हम रिकवरी जारी रखेंगे। लेकिन अब रिकवरी के आंकड़े पहले भी हम जानते थे, अब तो आरटीआई के माध्यम से स्पष्ट हो गए हैं कि 90% तो आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने तो वास्तव में उसको वेव ऑफ ही कर दिया है। और किसान यदि 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 हजार भी डिफॉल्ट कर दे तो उसका नाम तहसील पर और उसके जो गांव में जाके मुनादी करवा दी जाती है, ढोल पीट दिया जाता है, बदनामी करी जाती है। और ये चुपचाप इनका राइट ऑफ करते हैं पहले, उसके बाद कहते हैं कि भाई जो है हमने रिकवरी शुरू कर रखी है। बाद में पता चलता है कि वो वास्तव में आप उसका 10% भी रिकवर नहीं कर पाए और वो वास्तव में वेव ऑफ हो गया। तो ये सारी कहानी आज से नहीं चल रही है, जो है स्वतंत्रता के टाइम से ही इंडस्ट्रीज का पहले राइट ऑफ करना, फिर उसको जो है रिकवर ना कर पाना और अंत में उसको जिसको कहते हैं कि वर्चुअली वेव ऑफ कर दिया जाता है। तो जब राइट ऑफ और वेव ऑफ के बीच का फासला वैसे ही इतना कम हो गया है तो फिर किसानों का भी राइट ऑफ क्यों नहीं किया जाता? जी, हम तो ये मांग कर रहे हैं, अगर इनको इतनी ही तकलीफ है कि भाई इसमें राइट ऑफ से कोई खास फर्क नहीं पड़ता तो किसानों की भी राइट ऑफ कर दो और फिर उसमें से 10% रिकवरी जैसे उसकी करते हैं किसानों की 12% कर लेना, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप पहले उसे राइट ऑफ करें फिर उसमें से 90% आप उसको, ये सब आपस की मिली भगत है। उसको जो है जनता के सामने से उस फिगर को हटाने की बात होती है। अभी आपने देखा होगा कि 30 सितंबर तक टॉप जो 50 कॉर्पोरेट्स हैं, डिफॉल्टर्स हैं, उनके 68,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, राइट ऑफ कर दिए गए। वो वास्तव में माफी हो गए, उसमें से 5-6 हजार करोड़ रुपए रिकवरी हो जाएगी 5-6 साल के अंदर और बाकी सब वो बट्टे खाते में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा एक तरीके से। तो ये खेल चला रहा है जो किसानों के कर्जे के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग के साथ, इससे क्रेडिट कल्चर खत्म हो जाएगा और मोरल हैजार्ड हो जाएगा। उनसे हम जवाब मांगना चाहते हैं कि अब मोरल हैजार्ड नहीं हो रहा कि जब 10% आप केवल रिकवरी कर पा रहे हैं। जी, बहुत ही वैलिड प्रश्न आपने सामने रखा है और इस पर जरूर सरकार को खास तौर से इस समय कोविड के संकट के दौरान जो तमाम सबक हैं खेती किसानी के लिए, उसमें से एक सबक ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरह से किसानों के साथ जो भेदभाव होता है, कॉर्पोरेट्स का राइट ऑफ, किसानों का वेव ऑफ, इस पर विशेष ध्यान देना होगा और एक पॉलिसी गढ़नी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। राजस्थान की अनाज मंडियों में कृषि उपजों की खरीद बिक्री पर 2% कृषक कल्याण शुल्क लगाने के विरोध में कारोबारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। वो इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इससे राज्य की सभी 247 अनाज मंडियां बंद है। शासन सचिव कृषि नरेश पाल गंगवार का कहना है कि राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले मंडी शुल्क की दरें काफी कम हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इससे टैक्स चोरी को बढ़ावा मिलेगा, जिसका किसान ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। अधिकारियों के मुताबिक इस सेस से आने वाली रकम को कृषक कल्याण कोष में जमा कराया जाएगा और किसानों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा।
उधर राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में टिड्डियों का लगातार बढ़ता जा रहा है प्रकोप। वहीं हवा के झोंके के साथ टिड्डियां एक ही दिन में 70 किलोमीटर तक अंदर घुस आई हैं। इससे श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ टिड्डियां बबूल के पेड़ों से लेकर कपास की फसलों को चट कर रही हैं। इसके अलावा केर, सांगरी और अनार के बागों को भी नुकसान पहुंचा रही है। टिड्डियों का ये प्रकोप केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ये टिड्डियां अपने जीवन काल में अंडे देते हुए आगे बढ़ती हैं। अनुकूल मौसम आने पर इन्हीं अंडों से निकली टिड्डियां तबाही मचाने लगती है। अभी जो टिड्डियां सक्रिय हैं उसे इनके ग्रीष्मकालीन प्रजनन शुरू होने का संकेत माना जा रहा है। इसके आधार पर आने वाले दिनों में इनका प्रकोप बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं राजस्थान को बीती सर्दी में भी रेगिस्तानी टिड्डियों के हमले से जूझना पड़ा था। इससे लगभग 12 जिले प्रभावित हुए थे। वहीं लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर 1/3 फसल खराब हो गई थी। इस नए हमले से निपटने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सहायता मांगी है, लेकिन कृषि विभाग में अधिकारियों के खाली पदों को फिलहाल टिड्डी नियंत्रण में बड़ी बाधा माना जा रहा है। इस पूरे मामले पर जैसलमेर के किसान प्रकाश चौधरी से फोन पर बात की है स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका आर्यन ने। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। क्या है जमीनी हकीकत? हमारे साथ एक किसान भाई जुड़ गए हैं, प्रकाश चौधरी इनका नाम है, जो कि जैसलमेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये बताएं कि जमीनी हकीकत क्या है आखिर टिड्डियों को लेकर? जो ये 4 महकमे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन विभाग कह लें, कृषि विभाग बोल रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर जिला स्तर पर सभी अधिकारियों का ये दावा है कि हम मुस्तैदी से इस पर काम कर रहे हैं। हाँ जी मैम, ये चीज केवल कागजी कार्रवाई के रूप में जारी है। ये सूचना हमारे पास भी आती है, हम भी अखबार देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, टीवी देखते हैं, हम भी कृषि विभाग में संपर्क करते हैं। हमारे पिछले साल टिड्डी आई थी, उस टाइम जो अपने पश्चिम राजस्थान पूरा वहां पे अटैक हुआ था, तो वहाँ टिड्डी नियंत्रण के लिए मेन दिक्कत वहां आ रही थी कि कृषि विभाग है जो संसाधनों से ज्यादा कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा था। कर्मचारियों की क्या कमी है ये बताएं? क्या हम ये भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि जो कृषि पर्यवेक्षक हैं उनको ज्वाइनिंग दो। हाँ जी, वहाँ कृषि पर्यवेक्षकों की मैम जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ लगभग 80% तक का जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है। वहाँ केवल 20% ही सुपरवाइजर है वहाँ, और सहायक कृषि अधिकारी बैठे हैं वहाँ। तो जो भी अब किसानों को जानकारी लेनी होती है, चाहे टिड्डी दल आता है, चाहे कोई सरकार की योजना आती है, तो वो वहां पर टाइम से लागू नहीं हो पाती है। अब टिड्डी दल के लिए पिछले साल पूरे वर्ष भर किसानों ने स्वयं के स्तर पे कार्य किया था और टिड्डी दल कंट्रोल किया, फिर भी उसमें सरकार ने वाहवाही लूटी थी, कर्मचारी नहीं लगाए थे। पिछली बार केवल पश्चिमी राजस्थान से अटैक हुआ था, अगली बार पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान दोनों साइड से हो रहा है। इस बार तो अकाल तक की चेतावनी आ गई है। हाँ जी मैम, कितनी भारी समस्या है जी? बहुत भारी समस्या है मैम। अकाल तक की चेतावनी दी है कि आप कोरोना महामारी में भूखमरी की चपेट में भी आ सकता है अगर टाइम रहते हुए टिड्डी दल पर कंट्रोल नहीं किया तो। अब मैम टिड्डी दल कंट्रोल कैसे होगा? हमारा जो जैसलमेर जिला, वहाँ मैं बडोड़ा गांव से बोल रहा हूँ। हमारे वहाँ क्लस्टर लगता है कृषि विभाग का चांदन, वहाँ पे पूरा का पूरा कृषि विभाग खाली पड़ा है। 2 कृषि पर्यवेक्षक है वहाँ पे, 1 सहायक कृषि अधिकारी है वहाँ पे। तो टिड्डी कंट्रोल कैसे होगा? 2 तारीख को मेरे खुद के ट्यूबवेल पे बैठ गया था टिड्डी दल, तो वहाँ सुपरवाइजरों के लिए किया था, तो वहाँ सुपरवाइजर बहुत कम है। जो सुपरवाइजर है तो उनके पास इक्विपमेंट नहीं मिलते हैं पूरे, तो पूरा जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का पश्चिम राजस्थान पूरा खाली पड़ा है। तो मैम टिड्डी दल कंट्रोल कैसे होगा? कैसे हम बच पाएंगे? क्या आप लोगों ने ये जो जमीनी समस्याएं हैं इससे अधिकारी वाकिफ हैं? उन तक आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाई? हाँ जी मैम, बात पहुंचाई है हमने, हमारे विधायकों तक, हमारे सांसदों तक बात की है, और उन्होंने भी ये बात बोली है कि हमने लेटर पैड जारी कर दिए हमारे, कि जो कृषि पर्यवेक्षक की एक भर्ती चल रही है कि उनको कंप्लीट करेंगे, और एक सहायक कृषि अधिकारी की कोई और भर्ती चल रही है कि उनको हम टाइम पे कंप्लीट करके लगा देंगे, पर अभी लगा नहीं रहे हैं। तो मैम हमारे पिछले वर्ष भी पूरा नुकसान हुआ था, और इस वर्ष तो अकाल की चेतावनी दी है, तो पशु कैसे रहेंगे, हम कैसे क्या खाएंगे पिएंगे, कोई दिक्कत कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और कृषि विभाग अभी भी इस चीज के लिए सेंध नहीं ले रहा किसानों को। आपने बताया कि बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और जालौर ये इलाके जो हैं यहाँ पर समस्या कुछ ज्यादा है,
और यही इलाकों में अगर हम बात करें तो पोस्ट खाली हैं, वेकेंट पड़ी हैं कृषि हाँ जी मैम। पर्यवेक्षकों की। तो क्या है हाँ जी स्थिति मैम। अभी? मैम जोधपुर की आपको स्थिति बताऊं तो जोधपुर में लगभग 280 सीट स्वीकृत है, उसमें केवल 70 बंदे ही काम कर रहे हैं कृषि प्रयोजक के, 200 सीट खाली पड़ी है। जालोर की बात लें तो जालोर में 180 लगभग सीट खाली पड़ी है। बाड़मेर की लें तो बाड़मेर में 150 सीट तक खाली है। जैसलमेर को लें तो जैसलमेर में 170 लगभग वहां खाली है। तो पश्चिम राजस्थान में जो कागजी कार्रवाई के लिए बोले हैं कि सब जगह तैयार है, तो वहां कृषि प्रयोजक तो पूरे खाली है, तो फिर वो कार्रवाई करेगा कौन? पिछली बार हमारा अटैक हुआ तो हमने कृषि विभाग में सूचना दी थी, तो वहां कृषि प्रयोजक गए थे, तो वो बोले कि हम 2 ही कृषि प्रयोजक है और हमारे पास 140 किलोमीटर का दायरा मिला हुआ है। अब पश्चिम राजस्थान पूरा है जो रेतीला इलाका है, अब हम वहां कैसे जाए? तो जी उसमें भी दिक्कत आती है। जी, बहुत तो बहुत ये तो शुक्रिया। मैम ये है जो जो सरकार को प्रैक्टिकल सेंध लेना दिक्कतें चाहिए। हैं वो आपने सामने रखी, अंदर की बात सामने रखी। चाहे भले ही सरकार की तरफ से जो जितने महकमे हैं वो सब दावे कर रहे हैं कि बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, मगर आपकी बात सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। लापरवाही मैम हो रही है, इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है, और किसान भुगतेगा तो पूरा राजस्थान भुगतेगा, क्योंकि भूखमरी की चपेट में आ जाएंगे। टिड्डी दल है वो अपने खेजड़ी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, बबूल तक को नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। जो अभी उत्तरी राजस्थान में कपास की फसल बो रखी है वो उग कर आ रही है, तो उसको जर्मिनेट होते ही उसको उखाड़ रही है, वो पत्ते खा रही है, फिर वो फसल किस काम की बचेगी? अगर फसलों की तो यहाँ बात पर करें जो तो कौन कौन सी फसलों को चट कर रहे हैं ये टिड्डी दल? मैम अभी सब्जियां लगी हुई है, और जो बागवानी के हैं, जिसके ऊपर आकर बैठ गई टिड्डी तो उस पौधे को साफ कर देगा। चाहे भले ही नीम का पौधा मिल गई टिड्डी को तो नीम के पौधे को भी खा जाएंगे वो। जी चाहे आक मिल गया तो आक को भी खा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तो मैम इस बातचीत के लिए, ये जानकारी देने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के हरदा में 6 मई से समर्थन मूल्य पर चने की खरीद शुरू हुई है, लेकिन दूसरे राज्यों से कम कीमत पर चना मंगाकर उसे एमएसपी में बेचने वाले व्यापारी सक्रिय हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने गुरुवार रात 10 लाख रुपए की कीमत का 200 क्विंटल चना जब्त किया। इस चने को महाराष्ट्र के अमरावती से मंगाया गया था। प्रशासन ने आशंका जताई है कि ये चना कम कीमत पर मंगाकर समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए लाया गया है। इससे पहले भी हरदा में धांधली के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पहले की भी शिकायतें रहती हैं कि लोग बाहर से ला करके यहाँ पर बेचते आए हैं। लोगों को एक्टिव करके रखा था, तो आज पता चला कि एक ट्रक था जो यहाँ पर किसानों के ट्रैक्टर में पलट रहा था। उसमें फिर ARCS को भेजा था, मंडी सेक्रेटरी को भेजा था, नायब तहसीलदार भी पहुँच गए थे। और उसकी हम जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर ये क्या किस प्रकार का गड़बड़ करते हैं ये लोग, क्या करना चाह रहे हैं? लोग पुराना चना ला करके उसको बेचते हैं किसानों के नाम पे, और हम इस पर पूरी सख्ती रखेंगे और ऐसा इस बार होने नहीं देंगे। केंद्र सरकार ने लघु वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इसमें 16 से 66% का इजाफा किया गया है। जनजातीय मंत्रालय के आदेश के मुताबिक इमली बीज का दाम 31 रुपए किलो से बढ़कर 36 रुपए किलो कर दिया गया है। वहीं शहर का दाम 195 रुपए किलो से बढ़कर 225 रुपए किलो कर दिया गया है। सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए लघु वनोपज के दाम बढ़ाए हैं। इससे 20 राज्यों में वनोपज पर निर्भर जनजातीय आबादी को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने भले ही वनोपज की MSP बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन इसकी जानकारी ना होने से आदिवासियों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा इलाके में जो महिलाएं साल के पत्ते चुनती हैं, वे लॉकडाउन में बिक नहीं पा रहे। आमदनी ना होने से इनके सामने मॉनसून के दौरान अनाज की किल्लत पैदा होने का खतरा खड़ा हो गया है। তো এখন এই লকডাউনের সময়টাতে তুমি কি আবার পাতা কালেকশন করে ইয়ে সেলাই করছো, ওই যে কাঠি দিয়ে এখন করছো না? কেন করছো না? এখন লেইনি পাতাটা ঘরেই পড়ে থাকবে, তার জন্য উইয়ে খাইয়ে দিবে। একটা ন্যূনতম মূল্য ঠিক করেছে, ঠিক আছে, ন্যূনতম ভাও যেটা বলা হয় কি এই জিনিসটা কমসে কম হলেও এই টাকার মধ্যে বিক্রি হবে, ঠিক আছে? তো সেই রকম কি তোমাদের কাছে কোনো রকমের কোনো খবর আছে কি? না না, আমরা কিছু খবর পাইনি। কত এটার ন্যূনতম মূল্য আছে না, না, পাইনি। সেরকম কোনো জানা নেই।
इस पूरे मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में सामाजिक संस्था प्रदान के टीम कोऑर्डिनेटर तापस पॉल से बात की है स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एनिका आर्यन ने। आइए सुनते हैं और इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, क्या है ग्राउंड पर स्थिति। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं तापस पॉल, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रदान एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं बांकुरा वेस्ट बंगाल से। तपस जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये समझना चाहेंगे कि जो आदिवासी भाई बहन हैं, जो किसान हैं, उन सब की क्या स्थिति है कोरोना के संकट के दौर में। हालांकि सरकार ने 1 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें वन उत्पाद का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे बढ़ाया है, लेकिन ग्राउंड पर आजीविका को लेकर इन लोगों की किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? नमस्कार। एक्चुअली मैं जिस एरिया में काम करता हूँ ये टोटली फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ का मतलब ये रानीबाद ब्लॉक जो है झारखंड से सटा हुआ एक ब्लॉक है और अराउंड 40% एरिया जो है फॉरेस्ट मतलब जंगल से घिरा हुआ है जी। तो मैं अभी बात कर रहा था कि यहाँ का जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, मान लीजिए अभी महुआ, अभी उसका हार्वेस्टिंग चल रहा है, तो अभी महुआ लोग उसको सुखाएंगे, उसके बाद बेचेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि क्या आप जो है कौन से प्रोडक्ट आप हमेशा माने बेचते हो? तो सामने आया कि साल का जो पत्ता है, तो अभी जो है साल का पत्ते को लेके वेंडर्स जो है वो तो नहीं आ रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड, और जो लोग आ रहे हैं वो मतलब जैसे लास्ट ईयर को वो लोग 100 प्लेट का दे रहे थे 20 रुपए करके, अभी वो प्रोडक्ट उसका प्राइस दे रहे हैं 10 रुपया करके, 50% उसका रिडक्शन हो गया है। तो ये एक सिचुएशन है। और 2 नंबर गांव वाले भी डर रहे हैं कि अभी अगर मान लीजिए वेंडर्स मतलब पाइकर नहीं आए तो वो तो बेच नहीं पाएंगे, तो वो जंगल से लाते भी नहीं है। तो इससे क्या हुआ है, मैक्सिमम जो फार्मर्स फैमिलीज जो है आपका साल का पत्ता बेचते थे वो साल का पत्ता बनाना बंद कर दिए हैं, और जो लोग बेच रहे हैं वो काफी आधा पैसे में उसको रेट मिल रहा है उसका। ये बताएं कि जो एमएसपी के प्रोक्योरमेंट के लिए जो एजेंसीज भी होती हैं, उन सब एजेंसीज की किस तरह का भूमिका देख रहे हैं? क्या वो लोग फील्ड से नदारद हैं? कौन आएगा इन लोगों के पास और इनसे साल के पत्ते खरीदेगा? देखिए वो तो है, लेकिन अभी वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। अलग ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं है, लेकिन अभी वो लोग उनका कुछ नहीं है, मतलब दे आर नॉट अवेलेबल हियर। मगर खेती और खेती से जुड़े जो कारोबार हैं उसको तो लॉकडाउन से प्रैक्टिकली बाहर रखा है, लेकिन हम जमीन पर देख रहे हैं किस तरह की दिक्कतें हैं। तो क्या इन दिक्कतों के बारे में स्थानीय प्रशासन से को अवगत कराया गया है? उन्हें इन दिक्कतों के बारे में पता है? जी पता है। हम लोग यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है, मान लीजिए सब डिवीजन में या फिर ब्लॉक स्तर में बात किए हैं, लेकिन वो लोग भी वल्नरेबल है, वो लोग भी उतना ज्यादा प्रॉम्पटली कुछ रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं कि क्या होगा, सिचुएशन क्या है नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप हमको रिपोर्ट दीजिए क्या सिचुएशन है, हम लोग देखते हैं, हम लोग बात करेंगे लाइन डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, लेकिन उसके बाद अभी तक तो कुछ नहीं है, मतलब सिचुएशन उतना बेहतर नहीं हुआ है। अभी हम लोग जुड़े हुए थे, अभी जो पोस्ट अभी जो प्रोडक्ट जो हुआ है यहाँ पर उसका हार्वेस्टिंग, तो वो सेलिंग में भी काफी दिक्कत आया है। मान लीजिए उसमें भी आधा प्राइस उसको फार्मर्स को मिल रहा है, या फिर अदर चैलेंजेस भी है। कभी कभी जो लोकल मार्केट से वो बंद हो जाता है ड्यू टू पॉलिसिंग एंड अदर एक्टिविटीज। तो प्रोडक्ट जो वो खेत में ही पड़ा हुआ है, वो एक सिचुएशन है। और ये भी है कि लोग जो धान स्टोर करके रखते हैं खाने के लिए, बिकॉज ये जो कमिंग मानसून में वो लोग उनके पास खाने के लिए वही साधन होता है। अभी सिचुएशन क्या है, दे आर सेलिंग देयर पैडी एज वेल, अपना धान जो खाने का धान बेच दे रहे हैं। तो एक डर है कि अभी कमिंग जो मानसून है उस दौरान इनके पास खाने का क्या होगा, बिकॉज अभी पैसे का दिक्कत है, वो अपना स्टोर्ड पैडी सेल कर रहे हैं, इसके बाद तो उनके पास स्टोर पैडी भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ये एक सिचुएशन है। तीसरा है, अभी जो खरीफ सीजन आ रहा है इसमें इतना इनपुट कहाँ से मिलेगा, जितना आपका उसका बीज चाहिए, धान के लिए बीज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का जो प्रैक्टिस हो गया है वो हाइब्रिड सीड, जो कि वो लोग हर साल खरीद के खेती करते हैं। तो अभी यहाँ पर लोकल शॉप्स में भी वो अमाउंट का क्वालिटी पैडी सीड भी अवेलेबल नहीं है। सो
जी, तो यानी ग्रेड ये है। काफी फ्रंट्स पर बहुत सारी चिंताएं हैं और जाहिर है जी। कि भले ही सरकार तमाम प्रयत्न कर रही है कि इन लोगों को कोरोना के समय कुछ राहत पहुंचे, मगर जमीन पर कुछ युद्ध स्तर पर काम करना होगा ताकि इन लोगों को सही मायनों में राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, थैंक यू सो मच। केंद्र सरकार ट्रांसपोर्ट को छूट देने के दावे कर रही है, लेकिन ट्रक ऑपरेटर्स को अभी भी रास्ते में तमाम परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल ने कहा है कि सिर्फ ट्रकों को चलने की मंजूरी देना ही काफ़ी नहीं है, हमें सीमा चौकियों पर परेशान करने और वसूली करने की काफ़ी शिकायतें मिल रही है, इसलिए सरकार को इन शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के लिए राहत पैकेज की भी मांग उठाई। अटवाल ने कहा है कि पैकेज की घोषणा में देरी होने से ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।